हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे एक सारे। आज की हम आज के इस वीडियो से शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13, दैट इज सिंपल क्वेरीज इन एसक्यूएल। अब एसक्यूएल एक ऐसी लैंग्वेज जो मैंने हमेशा बोलता हूँ कि बहुत ही आसान लैंग्वेज है, लेकिन आसान वो आपको तभी लगेगी जब आपने उसके बेसिक्स को बहुत अच्छे से कवर कर रखा होगा। ओके, बट भैया हम जो है एसक्यूएल पढ़ रहे हैं, कभी कभी लेक्चर में अभी अभी देखना शुरू करा है, तो आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा, दैट इज़ कि आप सारे एसक्यूएल के लेक्चर्स को एक साथ देखें। अगर आप पाइथन पढ़ रहे हो, यानी कि मेरा कहने का मतलब अगर तुम पाइथन पढ़ो तो सब एक साथ पढ़ो। बिकॉज क्या है, कोई भी लैंग्वेज है वो हमेशा चेन होती है, तो यानी कि लिंक होती है, तो आप उस तरीके से एक ही चीज़ को एक बार में पढ़ें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो मेक श्योर आपको इस चैनल पर मिल रहे होंगे एनुटेड नोट्स, और साथ में आपको लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। दैट इज आपको बस करना है क्या, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे माइस्क्यूएल एलिमेंट्स के बारे में। अब देखो एलिमेंट्स क्या होते हैं। अगर हम बात करें अपने ह्यूमन बॉडी की, ठीक है, हमारा इतना अच्छा सा हमारा ह्यूमन बॉडी, हमारा ह्यूमन शरीर है, तो ये शरीर भी जो है वो 5 तत्वों से बना होता है। कितने तत्वों से बना होता है? 5 तत्वों से, यानी कि 5 एलिमेंट से हमारी ह्यूमन बॉडी बनी होती है। सिमिलरली क्या है, हमारा जो प्रोग्राम है वो भी हमारा 4 बेसिक एलिमेंट से बना है। कौन कौन से बेसिक एलिमेंट है? पहला लिटरल है, दूसरा डेटा टाइप है, तीसरा नल है, और चौथा कमेंट्स है। अब हमेशा एलिमेंट्स, हर एलिमेंट की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, हर एलिमेंट का इस्तेमाल होता है, और उसे जानने के लिए हमें एलिमेंट्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो मेक श्योर कि इसको लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं लिटरल्स क्या होते हैं। लिटरल्स अगर आपने प्रोग्रामिंग पढ़ रखी है, पाइथन पढ़ी हुई है, तो लिटरल्स हमारे कुछ कुछ सेम ही होते हैं। दीज आर द फिक्स डेटा वैल्यू, यानी क्या है, ऐसा डेटा जिसकी वैल्यू कैसी है, जिसकी वैल्यू फिक्स है। अब ये कौन कौन से टाइप का हो सकता है ये आपका करेक्टर हो, या फिर कोई भी एक न्यूमेरिक लिटरल हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव दैट इज all characters must be enclosed within सिंगल और डबल कोटेशन मार्क। यानी कि अगर आपके पास एक लिटरल है तो आपको उसे या तो सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर बंद करना होगा, या फिर डबल कोटेशन मार्क के अंदर उसे बंद करना होगा। क्या बात समझ में आया नहीं आया? नेक्स्ट, टू स्टोर एन अपोस्ट्रोफी इन टेक्स्ट लिटरल यू शुड यूज स्लैश, और आपको ये अपोस्ट्रोफी साइन इस्तेमाल करना है। यानी कि अगर आप अपने किसी भी एसक्यूएल में कुछ भी लिखते टाइम पर, या कुछ भी कोई भी लिटरल को इस्तेमाल करते टाइम पर, अगर आपको यहाँ पर लिटरल यूज करना चाहते हो, दैट इज देखो, अगर मैं यहाँ पर आर्यंस लिखना चाहता हूँ, आर्यंस, तो नॉर्मली मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ। मुझे अगर ये अपोस्ट्रोफी लगाना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, आर एन के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा दूंगा। जैसे आपने प्रोग्रामिंग में हमने स्लैश एन को इस्तेमाल किया था न्यू लाइन के लिए, वैसे ही हम यहाँ पर स्लैश अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे एक अपोस्ट्रोफी लाने के लिए। नेक्स्ट, नंबर्स आर नॉट इंक्लोज इन कोटेशन मार्क, यानी कि आप जब भी नंबर्स लिखेंगे तो नंबर्स को इंक्लोज करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। आप नंबर डायरेक्टली लिख सकते हैं, जैसे 22, 18, 1997 और आपका 2003। नेक्स्ट, दे कैन बी इंटीजर लिटरल्स विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट और रियल लिटरल्स विद डेसिमल पॉइंट। अब हमारे जो लिटरल्स हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं इसमें। अगर हम नंबर्स की बात करें तो हमारा एक है इंटीजर लिटरल। इंटीजर का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने लिखा 22, तो अगर हम इस 22 की बात करें तो उसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है। वहीं पर हमारे पास एक और टाइप हो सकता है, दैट इज रियल लिटरल्स, जिसमें अगर मैं लिख दूं 22.4, तो इसमें क्या है, हमारे पास एक डेसिमल पॉइंट मौजूद है। क्या मौजूद है? हमारे पास एक डेसिमल पॉइंट मौजूद है, जिसको हम बोल रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, रियल लिटरल इसको बोला जाएगा। एंड नाउ नेक्स्ट वी हैव डेटा टाइप। लिटरल्स की हमारी सारी कहानी खत्म, अब हम बात करेंगे डेटा टाइप के बारे में। सो दे हेल्प टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा। डेटा टाइप क्या करते हैं, आपकी सहायता करते हैं, किस चीज में सहायता करते हैं, टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा एंड प्रोसेसिंग। किस टाइप का जो डेटा है वो आपका है और उसको हम प्रोसेस कर पाए। बिकॉज किसी भी चीज को प्रोसेस करने के लिए आपको पता होना चाहिए वो किस टाइप की चीज है, तभी आप उसको प्रोसेस कर पाएंगे। सो दीज आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। कितनी कैटेगरी में डिवाइडेड है ये? 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला न्यूमेरिक डेटा टाइप,
नेक्स्ट इज डेट एंड टाइम एंड थर्ड इज स्ट्रिंग डेटा टाइप। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब भी आप डेटा पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाओगे या फिर आप डेटा के एंट्री कराते हो या फिर अपने एट्रीब्यूट्स का नेम देते हो, जब उसमें आप डेटा टाइप दोगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूमेरिक डेटा टाइप के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? न्यूमेरिक डेटा टाइप के बारे में। तो इसके अंदर हमारे सारे के सारे नंबर से रिलेटेड डेटा टाइप्स आएंगे। जैसे कि सबसे पहला हमारा है इंट है। सो इंट इट कैन बी साइंड और अनसाइंड, इट कैन बी साइंड और अनसाइंड। अब देखो अनसाइंड का मतलब होता है दैट इज ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए वहां पर आप अनसाइंड टाइप का कोई भी डेटा टाइप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अगर पॉजिटिव नंबर चाहिए, मैं चाहता हूँ सिर्फ 2 4 6 एंटर हो सके, यानी जो भी वैल्यू एंटर हो वो सिर्फ पॉजिटिव हो, तो मैं क्या करूंगा? अनसाइन टाइप का इंट इस्तेमाल करूंगा। कैसा इंट इस्तेमाल करूंगा? अनसाइन टाइप का। देन अगर हम साइंड की बात करें, साइंड का मतलब होता है जिसमें आपका नेगेटिव नंबर भी आए और आपका पॉजिटिव नंबर भी आ जाए, और इसमें आपकी रेंज ये लिखी हुई है कि जो साइन इंट है वो इतनी बड़ी वैल्यू जो है वो ले सकता है। नेक्स्ट वी हैव टिनी इंट। अगर आपको एक बहुत छोटी वैल्यू लेनी है तो हम उसके लिए क्या करेंगे? हम उसके लिए साइंड में अगर आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू लेनी है तो आप साइंड का इस्तेमाल करके आप -128 से -127 तक हम वैल्यूज को ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना चाहते हो तो आप अनसाइंड की तरफ जा सकते हो, और दैट इज 0 से 250 तक आप जो वैल्यूज इसमें स्टोर करवा सकते हैं। अगर आप उससे थोड़ी सी ज़्यादा रेंज चाहते हो, यानी टिनी थोड़ी रेंज ज़्यादा चाहते हो, तो आप स्मॉल इंट का इस्तेमाल करो। इसकी रेंज -32768 से 32767 तक है। अगर आपसे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो उसकी रेंज ये है। भैया क्या हम रेंज याद करें? नहीं, अगर आपके लेवल पर अगर हम बात करें तो आपको रेंज याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इनका यूज पता होना चाहिए। नेक्स्ट मीडियम इंट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आप 9 डिजिट तक की विड्थ पर जा सकते हो, यानी कि आप 9 इसकी विड्थ से क्या मतलब है? दैट इज आप 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि आप इतनी बड़ी रेंज के साथ में मीडियम का इस्तेमाल करके डेटा एंटर करवा सकते हो। अगर हम बिग की बात करें, बिग इंट की, तो बिग इंट में आप 11 डिजिट्स तक का जो डेटा है वो उसमें आप डेटा एंटर करवा सकते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझो फ्लोट के बारे में। फ्लोट में जब भी आप लिखोगे तो एम और डी आएगा। अब एम और डी देखो क्या है, एम का मतलब है लेंथ और डी का मतलब है नंबर ऑफ डेसिमल। डी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ डेसिमल। दैट इज डिफॉल्ट जो होता है हमारा, डिफॉल्ट एम रहता है यहाँ पर 10 और डी की वैल्यू रहती है 2। अब इस डी का मतलब क्या है? डी का मतलब ये कि डेसिमल के बाद आप कितने नंबर इसमें एंटर करवाना चाहते हैं। ओके, तो बाय डिफॉल्ट हमारा 2 रहता है यहाँ पर। नेक्स्ट वी हैव डबल। अगर हम डबल का इस्तेमाल करेंगे, डबल में आपकी डी की वैल्यू 4 है और एम की वैल्यू 16 है। तो डी में क्या है आपका? इसमें आप 4 डिजिट जो है वो डेसिमल के बाद ले सकते हैं डबल के अंदर। एंड नेक्स्ट वी हैव डेसिमल। डेसिमल में क्या है? ईच डेसिमल करस्पॉन्ड्स टू 1 बाइट। ईच डेसिमल करस्पॉन्ड्स टू 1 बाइट, यानी कि जब भी आप एक डेसिमल नंबर स्टोर कराएंगे तो आपका 1 बाइट का मेमोरी यहाँ पर स्टोर करा जाएगा। नेक्स्ट टाइप इज डेट एंड टाइम फॉर्मेट। अब डेट टाइम फॉर्मेट आप ध्यान रखना, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताने वाला हूँ डेट टाइम फॉर्मेट से रिलेटेड। दैट इज वी हैव डेट। डेट का हमारा जो है एसक्यूएल में फॉर्मेट रहने वाला, दैट इज ईयर, मंथ एंड डेट। यानी अगर मैं आज की डेट लिखूँ तो 2023, मंथ इज 08 एंड डेट इज 22। अब आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन ये है कि आप जब भी इस वीडियो को जिस दिन देख रहे हो, आपको उस दिन की डेट जो है वो कमेंट करके बतानी है। आपको क्या करना है? डेट जो है वो कमेंट करके बतानी है। नेक्स्ट अगर हम डेट भी चाहिए, हमें टाइम भी चाहिए, तो हम सिमिलरली क्या करेंगे? डेट का फॉर्मेट तो हमको पता ही है, हम सिमिलरली टाइम का फॉर्मेट ऐड करेंगे। टाइम का फॉर्मेट होता है हावर, मिनट और सेकेंड के हिसाब से चलता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टाइम स्टैम्प। अब देखो वो जो इंटरेस्टिंग चीज थी मैं आपको यही बता रहा हूँ, आप जब भी अपने फोन की गैलरी खोलते हैं तो आपकी जो फोटोज हैं वो उनका जो नेम होता है वो कुछ इसी फॉर्मेट में होता है, ऐसा एंड्रॉयड में होता है।
आप जब भी अपने फ़ोटो के जो जिस नेम से फ़ोटो है अगर आप उसको डिकोड करना चाहेंगे तो आप उससे पता कर सकते हैं ये फ़ोटो किस दिन खींची गई है। अगर हम टाइम स्टैम्प की बात करेंगे तो टाइम स्टैम्प में आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको कोई हाइफन इस्तेमाल नहीं करना है, कोई कॉलन इस्तेमाल नहीं करना है, आपको बस डेट और टाइम को लिख देना है। नेक्स्ट, टाइम का फॉर्मेट हम सभी जानते हैं, आवर, मिनट और सेकेंड। अब हम बात करेंगे ईयर का फॉर्मेट। तो ईयर का फॉर्मेट थोड़ा ध्यान से यहाँ पर समझ लेना, दैट इज ईयर ऑफ एम। एम क्या है? एम है लेंथ। लेंथ का मतलब है डिफॉल्ट इज 4। देखो अब थोड़ा ध्यान समझो, इफ इट कैन स्टोर इनटू 2 डिजिट और 4 डिजिट फॉर्मेट। आपकी ईयर 2 डिजिट फॉर्मेट में भी स्टोर हो सकती है, 4 डिजिट फॉर्मेट में भी स्टोर हो सकती है। मेरा मतलब ये है दैट इज वी हैव ईयर ऑफ, हम 2 डिजिट फॉर्मेट में स्टोर करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, ये 2 डिजिट फॉर्मेट हो गया, ये 4 डिजिट फॉर्मेट हो गया। बट अगर आप 2 डिजिट फॉर्मेट को इस्तेमाल करते हो तो आप 1970 से लेकर 2069 तक की ईयर की इसमें एंट्री करवा सकते हैं। वहीं पर अगर हम 4 डिजिट का इस्तेमाल करेंगे तो हम ईयर अपनी 1901 से लेकर के 2155 तक की इसमें ईयर एंटर करवा सकते हैं। That is, next we have a string text type, that is third one। अगर आपको स्ट्रिंग एंटर करानी है, कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट एंटर कराना है तो कैरेक्टर ऑफ एम, स्क्वायर ऑफ एम, दैट इज एम रिप्रेजेंट लेंथ। डिफॉल्ट लेंथ हमारी होती है 1, यानी कि कैरेक्टर में हमारा सिर्फ हम एक ही कैरेक्टर को स्टोर करवा सकते हैं। बट अगर आप फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया कैरेक्टर ऑफ 10, जब मान लो कि मैंने अपना नाम लिया, अब मुझे ये पूरा जो है अपना इस कैरेक्टर में स्टोर कराना है, तो सिमिलरली मैं क्या करूँगा, पहले इसकी लेंथ देखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं इस डॉट को भी कंसीडर करूँ तो मेरे पास टोटल साइज होता है 10। आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप कोई भी मतलब कि आप काउंटिंग करें या फिर आप कोई भी स्ट्रिंग को एंटर कराएं किसके अंदर, करेक्टर के अंदर, तो अगर उसमें स्पेस है तो स्पेस भी अपनी जगह लेगा और स्पेस को आप एक लेंथ कंसीडर करी जाएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर मुझे ये स्टोर कराना है तो मैं करेक्टर ऑफ यहाँ पर 10 ले लूँगा। क्या ले लूँगा मैं यहाँ पर? करेक्टर ऑफ यहाँ पर 10 ले लूँगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्कर ऑफ एम, दैट इज अ वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग बिटवीन 1 to 255। a variable length string between 1 and 225 characters in length. You must define a length, no default value। वेरिएबल वर्कर में क्या होता है, कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा। अब आपका एक क्वेश्चन जरूर बनता है कर में और वर्कर में डिफरेंस क्या, ये हम आगे बात करेंगे इसी लेक्चर में। थर्ड वन इज ब्लोब और टेक्स्ट। अगर आपको बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स टाइप कराने हैं तो हम क्या करेंगे, ब्लोब या फिर हम टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब ब्लोब का फुल फॉर्म समझ लो। ब्लोब का फुल फॉर्म होता है दैट इज, ब्लोब स्टैंड्स फॉर बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। क्या फुल फॉर्म है? बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। इट इज यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ बाइनरी डेटा। अगर हमें क्या स्टोर कराना है, बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कराना है, सो इट इज यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ बाइनरी डेटा such as images or other type of files। Fields defined as text also hold large amount of data। यानी कि ब्लोब की तो मैंने बात कर ली और टेक्स्ट की भी मैंने आपको समझा दिया। अब दोनों में डिफरेंस क्या, ध्यान से समझो। द डिफरेंस बिटवीन ब्लोब एंड टेक्स्ट इज, ब्लोब्स आर केस सेंसिटिव। ब्लोब कैसे होते हैं बेटा? केस सेंसिटिव होते हैं, बट टेक्स्ट जो है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। आप केस सेंसिटिव का मतलब समझो, यानी कि अगर आपने फॉर एग्जांपल मैंने विशाल लिखा है यहाँ पर, आपको इससे अच्छा समझ में आ जाएगा। मैंने ऋतिक लिखा अगर, और मैंने अगर ये ऋतिक लिखा, तो अगर हम केस की बात करें तो ये ये आपका अपर केस है, ये आपका लोअर केस है। ये दोनों आपके सेम केस में नहीं है। क्या नहीं है? ये दोनों हमारे सेम केस में नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों आपके इक्वल नहीं हुए। ओके, इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि हमारे जो दोनों हमारी स्ट्रिंग्स थी वो कैसी थी, केस सेंसिटिव थी। नेक्स्ट वी हैव देयर इज नो नीड टू स्पेसिफाई लेंथ विद ब्लोब और टेक्स्ट।
आपको जब आप ब्लो ओवर टेक्स्ट का इस्तेमाल करोगे तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है आपको लेंथ को स्पेसिफाई करने के लिए। देखो आपकी बुक में चीज़ें दी गई तो मैं सारी पढ़ा दे रहा हूँ, उसमें से कितनी आपके काम की हैं, कितनी कुछ चीज़ें आपके काम नहीं आएंगी तो मैं उस पर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अब ये टाइनी बिलो, मीडियम बिलो, लॉन्ग बिलो आपके बहुत ज़्यादा काम में नहीं आएगा तो मैं इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अब इनम क्या है? इनम है इट इज़ अ लिस्ट ऑफ आइटम, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ आइटम। दैट इज़ अगर हमारे पास ए बी और सी है और अगर मुझे बाई इनम लगा दिया हमने, दैट इज वी कैन यूज इट एज इनम ऑफ ए बी सी, तो ये क्या बन गया? एक लिस्ट बन गई हमारे पास। हमें अगर लिस्ट बनानी है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे? हम इनम का इस्तेमाल करेंगे। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लो। ये क्वेश्चन कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और आप इसको मेरी तरफ से अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो हम इसको स्टार मार्क कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कर एंड वर्कर डेटा टाइप? दैट इज, चलो दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस है फिक्स्ड लेंथ फील्ड, दैट इज they occur fixed number of bytes for every data element they store. Their number of bytes are determined by maximum number of characters the field can store. Processing is simple. देखो अगर हम कैरेक्टर की बात करें, मान लो मैंने कर में लगा दिया यहाँ पर 10, तो क्या होगा? इसमें हम सिर्फ 10 नंबर ऑफ बाइट्स हम अपने स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? ओके, और इसकी प्रोसेसिंग क्या है? सिंपल है। मान लो मैंने 10 का साइज ले लिया और मैंने सिर्फ 8 में ही डेटा एंटर करा, तो हमारे जो दो का जो साइज है वो हमारा ब्लैंक रह जाएगा। कैसा बचेगा? ब्लैंक रह जाएगा। किसके केस में? कर के केस में। ठीक है, वहीं पर अगर हम वेरकर की बात करें तो वेरकर होता है हमारा वेरिएबल लेंथ फील्ड, यानी कि फील्ड लेंथ इज डिटरमाइंड सेपरेटली फॉर एवरी डेटा एलिमेंट इनसाइड द फील्ड, यानी कि द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द डेटा एलिमेंट बिकम्स इट्स फील्ड लेंथ। प्रोसेसिंग इसकी होती है आपकी कॉम्प्लेक्स, यानी कि मान लो मैंने यहाँ पर वर्कर ऑफ 40 ले लिया। कितना साइज मांगा मैंने? 40 साइज मांगा और मैंने सिर्फ इसमें एंटर करा है 35 ही। मैंने इसमें 40 की जगह मैंने उससे मांग ली और 35 ही मैंने यूज करा, तो 5 जो मेरा खाली बचा है वो यहाँ पर ब्लैंक नहीं बचेगा। इसका जो साइज है वो ऑटोमेटिक फिर हमारा 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर क्या लिखा है? दैट इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द डेटा एलिमेंट बिकम्स इट्स फील्ड लेंथ, यानी कि जितने हमारे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे उस डेटा एलिमेंट के अंदर उतनी ही हमारी फील्ड लेंथ हो जाएगी। दूसरा डिफरेंस आप ये समझ सकते हो कि हमारे जो कैर होता है उसकी प्रोसेसिंग हमारी बहुत इजी है, वहीं पर हमारी जो वेर कैर है उसकी प्रोसेसिंग हमारी कॉम्प्लेक्स होती है। थर्ड वी हैव नल वैल्यूज। अब नल वैल्यू क्या होती है? देखो, if there is no value then it is said to be null value। अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है तो अपनी तरफ से हम जीरो वगैरह नहीं लिखेंगे। हम सिमिलरली हमें क्या करना है? वहां पर हमें नल पुट कर देना है। नल रिप्रेजेंट करता है एब्सेंस ऑफ वैल्यू। क्या रिप्रेजेंट करता है? एब्सेंस ऑफ वैल्यू। ये बात ध्यान रखना, नल कभी भी जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करता है। जीरो और नल में बेटा डिफरेंस होता है, क्योंकि नल क्या कह रहा है? एब्सेंस ऑफ वैल्यू, यानी कि वैल्यू हमारी प्रेजेंट ही नहीं है। अगर आप नल को जीरो से कंपेयर कर दोगे, अगर आप कहोगे नल जीरो बराबर है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जीरो क्या है? एक वैल्यू है। नेक्स्ट इज ओनली यूज व्हेन डेटा इज नॉट नोन और वुड नॉट बी मीनिंगफुल। आपको तभी इस्तेमाल करना है जब आपके कोई डेटा पता नहीं हो या फिर आपका जो डेटा है वो मीनिंगफुल नहीं होगा यहाँ पर। नेक्स्ट इज do not use null instead of zero because they are not equivalent। ये पॉइंट मैंने साफ साफ आपके लिए मेंशन कर दिया है, तो इस बात को समझ जाओ। क्योंकि नल क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? एब्सेंस ऑफ वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। एब्सेंस का मतलब है कि वैल्यू वहां पर है ही नहीं। अगर आप जीरो इस्तेमाल कर दोगे तो जीरो एक वैल्यू है। ओके, नेक्स्ट इज कमेंट्स। अब देखो कमेंट्स क्या है, जैसा कि हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा था, हमारे कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स वो स्टेटमेंट है जो कि हमारी सहायता करते हैं, हमारा जो भी हमारे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं उनको समझने में। ओके, और कमेंट्स कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है
अ टेक्स्ट दैट इज नॉट एग्जीक्यूटेड इट इज ओनली फॉर डॉक्यूमेंट पर्पस के लिए अपने हम कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं. सो these आर यूज टू डिस्क्राइब द स्टेटमेंट पर्पस विद इन एन एप्लीकेशन. यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी क्वेरी लिखी, उसके आगे मैंने कमेंट कर दिया, जिससे मुझे समझ में आ गया कि हाँ ये हमने क्वेरी क्यों लिखी हुई है, ये स्टेटमेंट क्यों लिखा है. हमारे कमेंट्स दो टाइप के होते हैं बेटा. पहला होता है हमारा मल्टी लाइन कमेंट, सेकंड वी हैव सिंगल लाइन कमेंट्स. अब बात क्या है, आपको हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट्स को लिखने के हमारे पास दो तरीके हैं. कितने तरीके हैं हमारे पास? दो तरीके हैं. सबसे पहले बात कर लेते हैं मल्टी लाइन कमेंट के बारे में. मल्टी लाइन कमेंट हमारा बहुत ज़्यादा आसान है. आपको सिंपली करना क्या है, जहाँ से कमेंट शुरू होना है आपको यहाँ पर एक स्लैश लगाना है इस तरीके से, और जितनी लाइन का कमेंट लिखना चाहते हो आप, एक लाइन का, दो लाइन का, इस तरह लिख लो आप. और जहाँ बंद हो रहा है वहाँ वापस से स्टार लगा के आपको एक ऐसा स्लैश लगा देना है, जैसा मैंने यहाँ पर लगा रखा है. अगर आपको भी नोट्स चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लो, वहाँ से आप इनको ले सकते हो. नेक्स्ट वी हैव नंबर 2, दैट इज वी हैव नंबर 2. अब क्या है नंबर 2? अगर आप सिंगल लाइन लिखना चाहते हो तो आप सिंपली डबल हाइफन लगा करके, और इनके बीच में एक स्पेस भी फॉलोड बाई स्पेस, यानी इसके बाद में आपको स्पेस भी छोड़ना है. आपने 2 लगा दिया, अब यहाँ थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, उसके बाद यहाँ पर आप अपना सिंगल लाइन कमेंट लिख सकते हो. अगला तरीका सबसे इजी तरीका है, दैट इज आपको सिंपली एक हैश लगाना है. क्या लगाना है? एक हैश लगाना है. उसके बाद अपना यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट को लिख सकते हैं. क्या कर सकते हैं? सिंगल लाइन कमेंट को लिख सकते हैं. सबसे पहला टॉपिक हमारा एसक्यूएल कमांड सिंटैक्स. यानी कि हमारे एसक्यूएल का ये कोई भी कमांड लिखा है तो अगर उसके सिंटैक्स में क्या क्या चीजें आती हैं. सबसे पहले हमारे पास रहते हैं हमारे कीवर्ड्स रहते हैं. दैट इज जैसे हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़े थे, कीवर्ड्स हमारे क्या होते हैं? दैट इज दीज आर द वर्ड दैट हैव अ स्पेशल मीनिंग इन एसक्यूएल. क्या होते हैं कि इनका कुछ एक स्पेशल मीनिंग होता है एसक्यूएल में. नेक्स्ट, कमांड्स एंड और स्टेटमेंट्स. These are the instructions that is given by you to a SQL database. यानी जैसे हमारा प्रोग्रामिंग में क्या था, प्रोग्रामिंग में हमारा कोई भी लाइन ऑफ कोड हमने जो लिखा हुआ है वो हमारा क्या था, हम उसको बोलते थे स्टेटमेंट है ये. सिमिलरली आपका एसक्यूएल के अंदर है, आप जो भी क्वेरी लिख रहे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपने लिखे हुए हैं उसको हम बोलेंगे स्टेटमेंट है ये, या और हम इसको कह सकते हैं कि ये कमांड है. नेक्स्ट इज दैट इज क्लॉज. क्लॉजेस क्या होते हैं? द लॉजिकल पार्ट इन कमांड इज नॉन एज क्लॉज. आपने कोई कमांड दी, उसमें एक लॉजिकल पार्ट है. क्या है? लॉजिकल पार्ट. फॉर एग्जांपल आपने उसमें क्या दिया, दैट इज एक हमने लॉजिक दिया है कि रोल नंबर शुड बी ग्रेटर देन 10. ये क्या है? यहाँ पर लॉजिकल चीज है. ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्लॉज बोलेंगे. ओके, क्लॉज बोलेंगे. नाउ दैट इज आर्ग्यूमेंट. अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है समझो. दे कंप्लीट और मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ क्लॉज. अब हमने लिख दिया कि रोल नंबर इज ग्रेटर देन 10 एंड क्लास इक्वल्स टू 12. क्लास कितनी होनी चाहिए हमारी? क्लास हमारी 12 होनी चाहिए. ओके, अभी सिर्फ एग्जाम्पल और पर्पस के लिए लिखा हुआ है मैंने. तो ये क्या हो गया हमारा? यहाँ पे आर्ग्यूमेंट हो गया. अब आर्ग्यूमेंट हमारा क्या कर रहा है, इसका जो मीनिंग है रोल नंबर ग्रेटर देन 10 उसको और कंप्लीट कर रहा है. क्या कर रहा है? कंप्लीट कर रहा है. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? देखो, दीज आर द स्ट्रक्चर्स इन द गिवन डेटाबेस दैट आर गिवन नेम्स एंड स्टोर्ड इन मेमोरी. आप जो भी नेम्स देते हो जिन जिन चीजों को, वो हमारे क्या है? ऑब्जेक्ट्स है और मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पहले ये समझ लो कि कौन कौन से सिंबल्स हैं जब भी हम किसी भी चीज के आगे सिंटैक्स में लिखूंगा, तो सिंटैक्स में जब ये सिंबल्स आएंगे तो इन सिंबल्स का क्या मतलब होगा. ओके, बिकॉज ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आप जो सिंटैक्स है वो गलत तरीके से समझ लोगे. ओके, दैट इज सबसे पहले अगर आपको एक इस तरह का डंडा मिलता है कुछ इस तरीके से, तो ये होता है हमारा और साइन. क्या होता है? और साइन. इसका मतलब है अगर मैंने फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ कुछ लिखा हुआ है S1 सिंटैक्स 1 और सिंटैक्स 2, तो इसमें से है कि आपका S1 भी सही है और S2 भी सही है. इनमें से आपको एक चीज एक बार में यूज करनी है. बात समझ में आई? हाँ भैया, बात है, समझ गए. नेक्स्ट इज करली ब्रेसेस. करली ब्रेसेस का मतलब क्या है? एवरीथिंग इंक्लोज्ड इन इट टर्म्ड एज अ क्लोज यूनिट. यानी कि आपने
जो भी इसके अंदर लगा दिया उसको एक कंप्लीट यूनिट कंसीडर किया जाएगा। क्या कंसीडर किया जाएगा? एक कंप्लीट यूनिट आपका यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट वी हैव स्क्वायर ब्रैकेट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज सिंटैक्स में कई बार आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट देखने को मिलेगा और मैं भी आपको दिखाऊंगा अभी कहाँ कहाँ हमने इसका इस्तेमाल किया हुआ है। दैट इज एवरीथिंग इंक्लोज्ड इज ऑप्शनल। जो भी सिंटैक्स, फॉर एग्जांपल मैंने किसी भी चीज का सिंटैक्स लिखा हुआ है और अगर मैंने उस सिंटैक्स में कहीं पर इस ब्रैकेट को इस्तेमाल कर दिया है तो इस ब्रैकेट का मतलब है कि इसके अंदर जो कुछ भी यहाँ पर लिखा रहेगा, जो कुछ भी यहाँ रहेगा वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब ये है अगर आप इस चीज को लिख दो तो अच्छी बात, तब भी अच्छा है, नहीं लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट इज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज अगर आपको डॉट 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 4 बार मिलता है, क्या मिलता है? अगर आपको डॉट 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 4 बार मिलता है तो इसका मतलब है रिपीटेशन, रिपीटेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। देखो रिपीटेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 3 और मैंने लगा दिया 1 2 3 4, तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 3 3 3 3 3 3 3 3। रिपीटेशन कितने? एनी नंबर ऑफ टाइम्स। कितने? यानी कि चलते ही जाएगा, 3 3 चलते ही जाएगा। ओके, बट अगर आपको कुछ ऐसे मिलता है डॉट कॉमा डॉट डॉट, तो इसका मतलब ये होगा कि जो रिपीटेशन है वो हमारा सेम पैटर्न पर होगा। क्या होगा? हमारा रिपीटेशन सेम पैटर्न पर होगा। अब इस एग्जाम्पल को कंसीडर करो कि मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 4 और मैंने लगा दिया डॉट कॉमा डॉट डॉट। अब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा? इसका एक्चुअल मीनिंग होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि ये पूरा का पूरा जो है ये पूरा एक पैटर्न बनता हुआ चला जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें तो बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है ना? ओके, नेक्स्ट इज, ये और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज एंगुलर ब्रैकेट्स। इसके अंदर क्या है? स्पेशल टर्म्स आर इन एंगुलर ब्रैकेट्स। बहुत सारे हमारे स्पेशल टर्म्स है वो हमें हमेशा एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और एक नंबर में पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, दैट इज क्या एसक्यूएल की कमांड केस सेंसिटिव होती हैं? केस सेंसिटिव का मतलब देखो, केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि अगर जैसे हमारी पाइथन लैंग्वेज है, पाइथन क्या है? केस सेंसिटिव है, यानी कि जो लोअर केस में लिखा हुआ है वो लोअर केस में ही लिखा जाएगा। बट एसक्यूएल जो है इसकी बहुत अच्छी बात यह है कि ये आपकी केस सेंसिटिव नहीं है, यानी कि आप इसको, आप एसक्यूएल को अपर केस में भी लिख सकते हो तब भी कोई इशू नहीं है, आप इसको लोअर केस में भी लिख सकते हो तब भी कोई भी इशू यहाँ पर नहीं होने वाला है। बात समझ में आई? ओके, और इस चैप्टर के बाद, क्योंकि अभी हम क्वेरीज पढ़ रहे हैं, तो जो क्वेरीज आपको बेटा पढ़ाई जा रही है वो क्वेरीज आपको चला करके दिखाई जाएगी, जो फंक्शंस आपको पढ़ाए जाएंगे वो आपको चला करके भी दिखाई जाएंगे, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो सके। इसलिए वो कह रहा हूँ कि अगर आप चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि नेक्स्ट लेक्चर जो है आपको मिल सके, जो भी अपडेट होगी आपके लिए चीजें, जो भी चीजें आ रही है वो आप तक आपके लिए लाई जा सके। नेक्स्ट इज वी हैव सिंपल क्वेरीज। अब यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहला है एसेसिंग डेटाबेस। एसेसिंग डेटाबेस का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक डेटाबेस एग्जिस्ट करता है तो उस डेटाबेस को हम इस्तेमाल में कैसे लेंगे। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर सिंबल लैंग्वेज हमारी यूज होने लगी है ना, होने लगी है आपकी सिंटेक्स लैंग्वेज। तो इसका मतलब क्या है? यूज, आपको क्या कमांड लिखनी है? आपको लिखना है यूज, उसके बाद डेटाबेस का नाम लिख देना है, और जब भी हमारी एसक्यूएल कमांड खत्म होगी तो हम एक सेमीकोलन जरूर लगाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपके डेटाबेस का नाम है माई डेटाबेस, ठीक है, जस्ट सेकेंड, इट्स नॉट रिस्पॉन्डिंग, वेट अ मिनट, ओके इट्स रिस्पॉन्डिंग नाउ। देखो एग्जाम्पल कंसीडर कर रहा हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल यूज, अब डेटाबेस का नाम है आपका माई डेटाबेस। क्या नाम है? माई डेटाबेस। उसके बाद क्या करेंगे हम? सेमीकोलन लगा देंगे इस तरीके से। तो आपको यहाँ से क्या चीज समझ में आई कि जब भी आपको ऐसे ब्रैकेट्स दिखें तो ऐसा नहीं है कि जब आप यूज करोगे तो आप इन ब्रैकेट को लगाओगे, नहीं, ये ब्रैकेट इंडिकेट करते हैं कि हाँ यहाँ पर कुछ स्पेशल नेमिंग दी गई है। ठीक है, यहाँ पर कुछ स्पेशल चीजें लिखी हुई है।
अब सबसे सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है आपकी ये सिलेक्ट कमांड। इसको बहुत ध्यान से समझ लेना, हम इसको बहुत इस्तेमाल में करेंगे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। सिलेक्ट कमांड का मतलब क्या है? देखो, सिलेक्ट कमांड का मतलब है कि अगर आपको किसी भी एट्रीब्यूट को, साफ शब्दों में कहीं किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करना है और उससे डेटा, अगर आपको कोई भी डेटा किसी कॉलम से फैच करना है, सबसे पहला स्टेप है कि आपको उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे? सिलेक्ट, हमारा सिंटेक्स क्या कहता है? सिलेक्ट कॉलम नेम, आपको जितने कॉलम सिलेक्ट करने सिलेक्ट कर लो, उसके बाद फ्रॉम टेबल का नाम आपको लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फ्रॉम टेबल का नाम आपको देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए समझ लो, सिलेक्ट और मैंने लिख दिया नेम कॉमा रोल नंबर, फ्रॉम टेबल का नाम लिखना है। टेबल का नाम फॉर एग्जाम्पल क्लास 12 है। क्या है? क्लास 12 है। दैट इज सेलेक्ट नेम रोल नंबर फ्रॉम क्लास 12। बात समझ में आई? जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा है, देखो, सिलेक्ट स्टूडेंट नेम कॉमा रोल नंबर फ्रॉम क्लास 12। बहुत इजी है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बस जैसे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है वैसे आप कॉन्सेप्ट को समझ लो एक बार। अब इसमें क्या था? इसमें था कि अगर आपको कोई फिक्स नंबर ऑफ कॉलम सिलेक्ट करने हैं, ऐसे आप 2 कॉलम सिलेक्ट करने हैं, 4 सिलेक्ट करने हैं, 5 सिलेक्ट करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो। बट भैया हम तो सारे कॉलम सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? अगर आपको सभी कॉलम को सिलेक्ट करना है तो आपको इस सिंटेक्स को फॉलो करना होगा। दैट इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। सिंपली क्या करना है? सिलेक्ट स्टार लिखना है और फ्रॉम टेबल नेम। ओके, दैट इज, हम एग्जांपल समझ लो। एग्जांपल है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 12। मान लो अगर हमें क्लास 11 का डेटा पूरा टेबल हमारे पास सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास 11, फ्रॉम क्लास 11। तो हमारा क्या हो गया? हमारे एग्जाम्पल हो गया, सारे हमारे जो कॉलम है वो हमारे सिलेक्ट हो जाएंगे बहुत ही इजीली। ओके, अब दैट इज चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ कॉलम्स। ऑर्डर ऑफ कॉलम का मतलब क्या है? ध्यान समझो, समझाता हूँ। ऑर्डर ऑफ कॉलम का मतलब ये है बेटा, अगर आपके पास है एसक्यूएल की टेबल है, ठीक है, दैट इज हमारे पास कुछ, फॉर एग्जाम्पल के लिए 4 कॉलम है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, हमने इनकी नेमिंग ऐसे दे रखी है। हम चाहते हैं कि इसका जो ऑर्डर है वो कुछ ऐसा हो जाए। कैसा हो जाए? ऐसा हो जाए। हम चाहते हैं 4 पहले आए, 4 के बाद 2 के बाद 1 और उसके बाद 3 आ जाए। कुछ हम इस तरीके से इनके ऑर्डर्स को चेंज करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे भैया? मान लो मेरी टेबल का नाम है, टेबल का नाम है हमारा टेबल 1, ठीक है, और टेबल तो एक ही रहेगी। तो हमें सिंपली करना क्या है? हमको जिस ऑर्डर में अपने करने हैं, यानी कि मुझे इस तरह करने हैं ना, 4 2 1 2 करके, 4 2 1 3, तो मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा यहाँ पर सिलेक्ट 4 2 1 3। यहाँ पे कॉलम का नेम लिखना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने 4 2 1 3 कंसिडर किया है। एंड फ्रॉम टेबल 1, फ्रॉम टेबल 1। बातें समझ में आ रही हैं आपको? क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं? बताओ। हैव यू गॉट इट द पॉइंट? बहुत इजी है एसक्यूएल, बस समझते चलो। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने वैसे ही बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। देखो, एलिमिनेटिंग रिडंडेंट डेटा, यानी कि आपको अगर डुप्लीकेट डेटा मिल जाता है, फॉर एग्जांपल के लिए मान लो मेरे पास एक कॉलम है, ठीक है, यहाँ पर सिटी का कॉलम है। क्या है? सिटी। या मैं ऐसे मान लेता हूँ ये किसी टेबल का हिस्सा है, ये कॉलम। क्या है बेटा? ये किसी टेबल का हिस्सा, एक छोटी टेबल में यहाँ बनाता हूँ। इसमें थोड़ा टेबल बनाने में समय लग जाता है, बट आपको समझाने में नहीं कमी आएगी। देखो, एग्जाम्पल मैंने एक नेम लिया और एक सिटी का मैंने कॉलम ले लिया, ठीक है, और यहाँ कुछ एड्रेस का डेटा है हमारे पास। और सिटी में मान लो कोई बंदा है जो कानपुर में रहता है, ठीक है, एक और है वो भी आपका कानपुर में रहता है, ठीक है, फिर एक तीसरा है वो लखनऊ में रहता है। चलो, हमारे पास कितने डेटा है बेटा? 3 डेटा है, ठीक है।
या नेम को हटा करके बहुत इजी कर देता हूँ, सीरियल नंबर डाल देता हूँ 1 2 3। ओके 1 2 3। अब हमें क्या करना है, इसमें जो डेटा डुप्लीकेट है वो हमें हटाना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि हमारे पास सिर्फ सिटी के हम नाम देखना चाहते हैं कि कौन कौन सिटी में यहाँ पर लोग रहते हैं। बट एक सिटी हमारे पास 2 बार आ रही, कौन सी आ रही है, कानपुर आ रही है। तो हमें डुप्लीकेट को हटाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि हम सिटी को देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें ये बात समझ में आई कि हम क्या करेंगे, सिटी को सिलेक्ट करेंगे। ओके बट हमें डुप्लीकेट डेटा हटाना है, तो उसके लिए हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, डिस्टिंक्ट कीवर्ड का। तो हम सिंपली क्या करेंगे, सिलेक्ट, फिर हम लगाएंगे डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट सिटी, क्या लगा दिया, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी, एंड देन फ्रॉम, हमारी टेबल का नाम मान लेता हूं मैं, टेबल का नाम ले लेता हूं फॉर एग्जांपल के लिए यूपी। ओके फ्रॉम यूपी। तो अब इसका आउटपुट पता है आपको क्या क्या आएगा, इसका आउटपुट में आपको आएगा दैट विल बी ओनली कानपुर। उसको पहला जब मिलेगा, पहला मिलेगा उसको कानपुर, जब ये दूसरा वाला मिलेगा तो उसको वो अवॉइड कर देगा बिकॉज पहली एंट्री हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट इसको मिलेगा लखनऊ, LUCK। ये होगा हमारा आउटपुट। क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा आउटपुट। ये सारी चीजें आपको एक लेक्चर में बताऊंगा, जैसे ये लेक्चर खत्म होगा हमारा ये और इसका नेक्स्ट लेक्चर, उसके बाद आपको प्रॉपर चला के दिखाऊंगा ताकि आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। ओके नेक्स्ट इज, अगर आपको सभी रोज को सिलेक्ट करना है, क्या करना है, अगर आपको सभी रोज को सिलेक्ट करना है, देखो अगर आप बेटा सिलेक्ट स्टार लिखते हो जब भी, तो आपके सिर्फ कॉलम सिलेक्ट होते हैं। क्या सिलेक्ट होते हैं, वो सारे सिर्फ कॉलम सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। बट अगर आप ये सारी रोज को भी सिलेक्ट करना चाहते हो तो सिंपली क्या करना है हमको, सिमिलरली हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल। देखो इसमें एक चीज डिफरेंट है कि जब आप बेटा सिलेक्ट स्टार करते हो तो फिर आप पूरी ही टेबल को सिलेक्ट कर ले रहे हो, बट इसमें क्या है, इसमें है अगर आप पर्टिकुलर कॉलम की, किसी भी पर्टिकुलर कॉलम की आप सभी रोज को सिलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, सभी रोज को अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो, तो जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर सिटी का डेटा, सिटी मैंने यहाँ बनाया हुआ था, ठीक है, और अगर मैं सिटी को सिलेक्ट करना चाहता हूँ सबको, तो क्या होगा देखो, सिमिलरली मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, सिलेक्ट। अब मुझे सभी के सभी सिलेक्ट करनी है रो, तो मैं ऑल कीवर्ड का इस्तेमाल करूंगा। किस कीवर्ड का, ऑल कीवर्ड का। कॉलम का नेम हमारा क्या है, सिटी है। फ्रॉम टेबल का नेम, टेबल का नेम हमारा क्या है, यूपी। ओके टेबल का नेम क्या है बेटा, यूपी है। बात समझ में आई। देखो धीमे धीमे आपको चीजें समझ में आएंगी, अभी समझो, जब मैं आपको करके दिखाऊंगा तो और अच्छे से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट वी हैव दैट इज व्यूइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ अ टेबल। आपके डेटाबेस में बहुत सारी टेबल हो सकती है, तो अगर आपको सभी टेबल देखना चाहते हो तो आप शो टेबल्स कमांड को इस्तेमाल करेंगे। हम किसको इस्तेमाल करेंगे, शो टेबल्स कमांड को इस्तेमाल करेंगे। ऑल्सो ऑल्सो यू कैन यूज, दो कमांड हमारे पास और हैं, दैट इज अगर आप किसी पर्टिकुलर टेबल को देखना चाहते हो तो आपको सिमिलरली क्या लिखना है, DESC। क्या लिखना है बेटा, DESC, उसके बाद टेबल का नाम लिख देना है। और एक और तरीका है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डिस्क्राइब होता है DESC का मतलब, आप इसको ऐसे करोगे तब भी आपकी जो टेबल है वो आपकी दिख जाएगी, वो आपको शो हो जाएगी। ओके बढ़िया बढ़िया चल रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है। ओके सो नेक्स्ट वी अब डुअल टेबल की बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे, डुअल टेबल की। डुअल टेबल क्या है, इट इज अ डमी टेबल विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 रो एंड 1 कॉलम। ये ऐसी टेबल है इसमें सिर्फ एक ही रो है और आपकी एक ही कॉलम है। क्या है, एक रो है एक कॉलम है, तो ये सिर्फ आपका इतना सा होता है, ठीक है, एक रो एक कॉलम, ठीक है। ओके अब जब डमी टेबल हो गया तो ये आपका, अगर हम इसको ऐसे कर देंगे, चलो आगे बढ़ो। देखो
सिंपल कैलकुलेशंस इन डुअल टेबल। डुअल टेबल का हम इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशंस करने के लिए। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं बेटा? कैलकुलेशन करने के लिए। दैट इज सिंटैक्स देखते हैं डुअल टेबल का। अगर आपको कोई भी कैलकुलेशन करनी है, जैसे कि आपको सिंपली ये करना है, यहाँ सिलेक्ट लिख देना है और मैं करना चाहता हूँ 12 मल्टीप्लाई बाई 4 और फ्रॉम डुअल लिख दो आप, तो आपका सिमिलरली जो है आपका आंसर शो हो जाएगा कि आपका आंसर आ जाएगा 12 4 जो कितना होता है बेटा? 48। और आप इस तरह भी कर सकते हो, सिलेक्ट 4 मल्टीप्लाई बाई 3 फ्रॉम डुअल। नाउ अगर आपको करंट डेट को इस्तेमाल करना है, किसको इस्तेमाल करना है? आपको करंट डेट को इस्तेमाल करना है। सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर तो धीमे धीमे इसीलिए बढ़ रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझाता हुआ चलो। करंट डेट को इस्तेमाल करते हुए एक फंक्शन है ये, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। कैसे? सिलेक्ट करंट डेट, तो CUR फॉर करंट, DATE फॉर डेट, एंड देन सेमीकोलन, then we have calculation with selected fields, that is अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड के साथ में कैलकुलेशन करना चाहते हो, जैसे कि आप देखो यहाँ पर हमने क्या करा है, सिलेक्ट नेम एंड मार्क्स 100 कर दिया। फॉर एग्जांपल के लिए मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक टेबल थी बच्चों की, जिसमें कि मेरे पास नाम थे बच्चों के और बच्चों के सिर्फ मार्क्स थे। क्या थे? सिर्फ मार्क्स थे। बट मैं चाहता हूं कि नेम भी मुझे चाहिए और इस मार्क्स में से सभी में आउट ऑफ 100 से डिवाइड करना चाहता हूं। तो मैंने क्या करा, मैंने नेम को सिलेक्ट किया, ओके, और मार्क्स डिवाइड बाई 100 कर दिया। क्या कर दिया? मार्क्स डिवाइड बाई 100 कर दिया। तो जो मेरी अब अगली टेबल होगी, अगली जो टेबल बनेगी, ठीक है, उसमें क्या होगा? उसमें नाम भी आएगा, मार्क्स जो है आपके वो डिवाइड बाई 100 भी हो जाएंगे और सारे मार्क्स जो है वो आपके डिवाइड बाई 100 हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव यूजिंग कॉलम एनालिसिस। अब जैसे तुम्हारा क्या होता है कि आपका जो है घर का नाम अलग होता है या स्कूल का नाम अलग होता है, बट तुम एक ही इंसान हो। सिमिलरली क्या है, कॉलम का अलाइस बना देते हैं। क्या बना देते हैं? कॉलम का हम अलाइस बना देते हैं, एक और नाम बना देते हैं, दैट इज सिलेक्ट। आपको जिस कॉलम का बनाना है अलाइस, उसका नाम यहाँ लिखो, एंड देन टाइप एज। क्या लिखना है? टाइप एज। आपको जो नाम देना है उसका वो नाम आप यहाँ पर दे सकते हो, ओके, एंड देन फ्रॉम टेबल नेम। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगी जब आप चलती हुई देखोगे, तो इसलिए मेरी कोशिश है कि आपको हम चला के सारी चीजें दिखाएंगे। अब हैंडलिंग नल वैल्यूज क्या है? हैंडलिंग नल वैल्यूज यानी कि मान लो कहीं पर आपकी टेबल में कुछ नल वैल्यू डली हुई है। क्या डली हुई है? नल वैल्यू है। नल का मतलब क्या होता है बेटा? एब्सेंस ऑफ वैल्यू। फॉर एग्जांपल आप किसी भी कोई डेटा फिल कर रहे थे, आपको उस टाइम वैल्यू नहीं मिली, आपने नल डाल दिया, बट अब आप उसको चेंज करना चाहते हो। आप चाहते हो कि फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि रोल नंबर में आपने एक बच्चे का डेटा नहीं डाला था, तो आपने उसमें नल कर दिया, ठीक है। अब आप नल की जगह 28 रोल नंबर डालना चाहते हो, तो क्या कमांड लिखोगे? आप कमांड लिखोगे दैट इज इफ नल। क्या लिखना है आपको? इफ नल। और उसके बाद किस कॉलम में हम कर रहे हैं? रोल नंबर कॉलम में। तो वी विल राइट रोल नंबर कॉमा, क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है हमें? 28। तो इसका मतलब है कि जहां पर भी उसको नल मिलेगा वो हमारा 28 वैल्यू वहां पर सब्स्टिट्यूट कर देगा जाके। क्या कर देगा? वहां पर 28 वैल्यू हमारी सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। गॉट इट? ओके, नाउ दैट इज पुटिंग टेक्स्ट इन अ क्वेरी आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल आप ये चाहते हो कि मेरी जो टेबल है, मेरे पास एक टेबल है यहाँ पर, ये नेम है और रोल नंबर है, बट मैं यह चाहता हूं कि यहां पर एक और कॉलम आए जिसमें कि सिर्फ ये लिख के आए वेरी गुड। क्या लिख के आए? वेरी गुड। वेरी गुड। या फिर मान लो कि मैं डॉलर साइन दिखाना चाहता हूँ। क्या दिखाना चाहता हूँ? एक डॉलर सिंबल जो है वो हर हमारे जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसके बाद एक कॉलम में डॉलर साइन हमारा आना चाहिए। तो सिमिलरली हम इसके लिए क्या करेंगे?
कुछ हमें बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। हम सिमिलरली सिलेक्ट करेंगे इसको कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, जो भी हमारे कॉलम हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो, जो भी आप सिंबल देना चाहते हो, जैसे कि मैं लिखूंगा सिलेक्ट नेम कॉमा रोल नंबर कॉमा, इसके बाद अगर मुझे डॉलर साइन देना है तो मैं सीधा डॉलर साइन लगा दूंगा, और फ्रॉम टेबल फ्रॉम क्लास 12। तो सिमिलरली अब क्या आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट आएगा बेटा एक नेम नाम का कॉलम आ जाएगा, उसमें सारे नेम रहेंगे, एक रोल नंबर आ जाएगा, उसमें सब सारे रोल नंबर रहेंगे, फिर एक डॉलर आएगा और उसमें सारे डॉलर रहेंगे। या फिर आप जो भी टेक्स्ट लिखते हो वो आपका टेक्स्ट वहां पर रहने वाला है। बात समझ में आई? थोड़ा स्लो चल रहा हूँ क्योंकि चीजें तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए कि ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये मैं बार बार आपको बेटा बोल रहा हूँ। दैट इज सिलेक्टिंग स्पेसिफिक रोज। अगर आप कोई पर्टिकुलर रोज सिलेक्ट करनी है तो हम उसके लिए क्या करें, हम उसके लिए वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करेंगे। वेयर का मतलब है कि हम कंडीशन बेस्ड यहाँ पर रोज को सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे आप चाहते हो कि आप सिर्फ उन बच्चों की रोज सिलेक्ट करो जिनके नंबर 50 से ऊपर हैं, तो आप सिमिलरली क्या करोगे, सिलेक्ट, आपको उन बच्चों का नाम चाहिए है, आपको उन बच्चों का एड्रेस दिखाना है, एड्रेस क्यों रिलेवेंट हो जाएगा, आपको उन बच्चों के मार्क्स दिखाने हैं, एंड टेबल का नाम है हमारा फ्रॉम, क्या टेबल का नाम है, फ्रॉम क्लास 12, और हमारी कंडीशन है क्या है, वेयर, हम अपनी कंडीशन लगाएंगे वेयर मार्क शुड बी ग्रेटर देन 50, और हमारी क्वेरी ये खत्म हो गई। तो आपके टेबल में से जिन जिन बच्चों के नंबर ग्रेटर देन 50 होंगे, जिन जिन बच्चों के नंबर ग्रेटर देन 50 हैं, ठीक है, वो आपके क्या है, शो हो जाएंगे। अब जब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि पहले हमें डेटा टेबल में एंटर करना आना चाहिए, है ना, टेबल में डेटा एंटर करना आना चाहिए, उसके बाद हम जो है डेटा टेबल से फेच कर पाएंगे। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आपको सिखाया जाएगा कि डेटा टेबल में कैसे एंटर करेंगे, फिर मैं आपको इस चैप्टर के जो है सारी चीजें करके दिखाऊंगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर में सारे आप जानते हो इक्वल्स टू का क्या मतलब होता है, ठीक है। इक्वल्स टू जो है यहाँ पे ये आपका कंपैरिजन के लिए काम करेगा। किसके लिए काम करता है बेटा, ये आपका यहाँ पर कंपैरिजन के लिए काम कर रहा होगा। नेक्स्ट इज ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, और अगर आपको कोई नॉट इक्वल्स टू लिखना है तो नॉट इक्वल्स टू के लिए आपको डबल इसका इस्तेमाल करना है। ये दो चीजें आपको बतानी जरूरी है। 15 वी हैव लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर समझ लो, एंड और नॉट। एंड का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कंडीशन नंबर 1 लिखी है और कंडीशन नंबर 2 लिखी है, तो हमारा जो एंड है, यानी कि पूरा हमारा स्टेटमेंट तभी ट्रू होगा जब हमारी कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 दोनों की दोनों हमारी ट्रू हो रही होंगी। ये बात को आपको ध्यान रखना है। वहीं पर बट हमारा अगर यहाँ पर एंड की जगह और कंडीशन लगी है और हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है, तो और क्या कहता है बेटा, और ये कहता है कि अगर आपकी दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो आपका जो आंसर है वो ट्रू हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर और के केस में बेटा पहली कंडीशन आपकी ट्रू हो गई तो ये फिर कंडीशन नंबर 2 को चेक नहीं करता है, कंडीशन नंबर 2 को चेक नहीं करता है, आपका रिजल्ट सीधा ट्रू डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, अब नॉट में सिमिलरली क्या होगा, जैसे कि मैंने लिख दिया कि नॉट मार्क इक्वल टू इक्वल्स टू 10, ठीक है, तो इस केस में बाकी सारी हमारी रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो जाएंगे, बस वही डिस्प्ले नहीं होगा जिसमें हमारे मार्क्स 10 दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, जिसमें हमारे मार्क्स 10 दिए गए हैं, वही हमारे रिकॉर्ड्स जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहे होंगे। क्या बातें समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कंडीशन बेस्ड ऑन रेंज। अगर आप कोई एक पर्टिकुलर रेंज की कंडीशन लगाना चाहते हो, जैसे कि आप चाहते हो आपको डेटा चाहिए उन बच्चों का जिनका रोल नंबर आपका
10 से 50 के बीच में है। तो सिमिलरली हमें क्या करना है, हम क्या जो भी डिटेल्स आप चाहते हो वो हमेशा हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देखो नाम सिलेक्ट किया गया है, मार्क्स सिलेक्ट किए गए हैं। फिर टेबल नेम हमारा क्या है, क्लास 12 है, फ्रॉम क्लास 12। नाउ वेयर का इस्तेमाल करेंगे, वेयर, क्योंकि हम कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है। जब आप स्पेसिफिक डेटा चाहिए तो हम क्या है, कंडीशन लगा रहे हैं। वेयर मार्क्स, जैसे मैंने तो रोल नंबर का था, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे रोल नंबर बिटवीन, बिटवीन कितना, बिटवीन 10 एंड 50। यहाँ 60 लिखा हुआ है क्योंकि वो मार्क्स के लिए लिखी गई क्वेरी। बातें समझ में आई? क्या होगा इस वाले केस में भैया, इस वाले केस में अगर जो लिखा हुआ एग्जाम्पल है उसको हम कंसीडर करें, तो जिन जिन बच्चों के भैया जो मार्क्स हैं वो 10 और 60 हैं, 60 की रेंज में होंगे, वो हमारे आ जाएंगे। वहीं पर अगर हम रोल नंबर की भैया बात करें तो 10 से 50 वाले जो बच्चे हैं वो हमारे आ जाएंगे। नेक्स्ट इज कंडीशन बेस्ड ऑन अ लिस्ट। अगर फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई लिस्ट के बेसिस पर कंडीशन लगाना चाहते हो तो वो भी हम यहाँ लगा सकते हैं। जैसे कि आपको उसका सिंटैक्स देख लो, सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स है आप चाहते हो कि फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट के बाद आप कॉलम नेम दे सकते हो। यहाँ पर स्टार, स्टार लिखा हुआ है क्योंकि हमने सारा पूरी के पूरे सभी कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है इसलिए। सो सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम आपको देना होगा। वेयर, वेयर की कंडीशन के बाद इन लिस्ट, वेयर वेरिएबल इन लिस्ट। ओके, एग्जाम्पल समझाता हूँ, अच्छे समझ में आएगा। देखो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो बच्चा भी मुंबई, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में रहता है उनकी सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। क्या चाहिए, जिन बच्चों की सिटी दिल्ली, मुंबई और चेन्नई है उनकी सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। तो हमने क्या क्वेरी क्या लिखी, सिलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब क्या, हमने सारे कॉलम सिलेक्ट कर लिए हैं। फ्रॉम टेबल फ्रॉम क्लास 12, क्लास 12 क्या है, हमारी टेबल का नाम है। देन वेयर, हमने वेयर कंडीशन लगाई क्योंकि हम क्या चाहते हैं, जिन बच्चों के इन कुछ जो बच्चे कुछ पर्टिकुलर सिटी के हैं, तो ये क्या हो गया बेटा, ये कंडीशन हो गई। कंडीशन जहां इस्तेमाल करेंगे वहां हमारा वेयर क्लॉज आ जाएगा। अब कंडीशन हमने किस पे लगाई है, सिटी पर लगाई है। किस पे, सिटी पे। सो वेयर सिटी इन, वेयर सिटी इन के बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारी हमने लिस्ट थी हमारी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई की, वो हमने यहाँ लगा दी, इन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। तो इससे क्या होगा, जिन जिन बच्चों की सिटी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई होगी उनकी आपको सारी डिटेल्स जो है वो शो हो जाएंगी। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि सिर्फ आपको उन बच्चों का रिकॉर्ड छोड़ दो जो कि आपके दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में रहते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम फिर इसका उल्टा इस्तेमाल करेंगे, नॉट इन करेंगे। क्या करेंगे, नॉट इन करेंगे। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई वाले बच्चों को छोड़ देगा, बाकी सारा आपका डिटेल्स है वो आपको शो कर दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट वी हैव कंडीशन बेस्ड ऑन अ पैटर्न मैच। कंडीशन बेस्ड ऑन अ पैटर्न मैच। देखो थोड़ा लेक्चर लंबा हो रहा है बट मैं कुछ आपके लिए छोड़ नहीं रहा हूँ, कोई रफ्तार में नहीं ले जा रहा हूँ। मुझे पता है लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको पूरा कवर कर रहा हूँ। और जैसे जैसे मैंने आपका चीज़ें प्रिपेयर करी हुई है या फिर स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है उसको फॉलो करते चलो। अगर आपको किसी पैटर्न मैच को फॉलो करना है, किसको फॉलो करना है, अगर आपको पैटर्न मैचिंग करानी है तो आप ध्यान से समझ जाओ। देखो परसेंटेज का क्या मतलब है, टू मैच एनी सब स्ट्रिंग। अगर आपको कोई सब स्ट्रिंग मैच करानी है तो हम परसेंटेज का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको अंडर स्कोर दिख रहा है कहीं पर तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, करेक्टर हम मैच करा रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आई? अगर पैटर्न जो मैंने लिखा हुआ है नीचे उसमें अगर परसेंटेज लिखा मिला है तो हम सब स्ट्रिंग मैच कराएंगे। सब स्ट्रिंग का मतलब होता है कि एक पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि जो हमारे पैटर्न्स होते हैं बेटा ये हमारे केस सेंसिटिव होते हैं। कैसे होते हैं पैटर्न्स हमारे केस सेंसिटिव है, मतलब कि अगर मैं बोलूं विशाल और ये वाला विशाल तो ये हमारे सेम नहीं है क्योंकि हमारा इसमें कैपिटल वी आ रहा है। ओके, अब देखो सबसे पहला क्या है कि अगर मैं चाहता हूं VIS के बाद मैंने अगर ये लगा दिया है तो इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग के सिर्फ 3 कैरेक्टर जो हैं वो VIS होने चाहिए
उसके बाद कुछ भी होना चाहिए, ये हमारा जो है मैचिंग हो जाएगी, हमारी मैचिंग हो जाएगी। बात समझ में आई? ओके ठीक है भैया, समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 2, दैट इज परसेंटेज ऑफ AL। अब इसका मतलब है कि लास्ट के जो दो हमारे कैरेक्टर हैं वो A और L होने चाहिए, बाकी आगे हमारा कुछ भी हो, बाकी आगे हमारा कुछ भी आ रहा हो कोई इशू नहीं है, बट लास्ट में A और L आना चाहिए, दैट इज एंडिंग विद A and L। नेक्स्ट वी हैव थर्ड में है दैट इज परसेंट ऑफ HA एंड देन परसेंट। इसका मतलब है कि कहीं भी किसी भी वर्ड में अगर हमें H और A बीच में मिल गया, H और A बीच में मिल गया, आगे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस H और A एक साथ एग्जिस्ट करना चाहिए, तो आपका जो है पैटर्न मैचिंग हमारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? हमारी पैटर्न मैचिंग हो जाएगी। हम इसमें काफी क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, और ये जब मैं आपको प्रॉपर चला कर दिखाऊंगा तो बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में तुम्हें आ जाएगा। नेक्स्ट इज नंबर 4। इसमें मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 अंडरस्कोर लगा रखे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका जो वर्ड है उसकी लेंथ एग्जैक्टली 4 कैरेक्टर की होनी चाहिए। कितनी की? एग्जैक्ट 4 कैरेक्टर, ना 4 कैरेक्टर से कम वाला चलेगा, ना 4 कैरेक्टर से आपका ज्यादा वाला यहाँ पर चलेगा। ठीक है, अब अगला हमारा दिया गया है दैट इज हमने सिर्फ 3 अंडरस्कोर लगाना है। 3 अंडरस्कोर के बाद अंडर हमारा लगा गया परसेंटेज साइन। इसका मतलब क्या है कि एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स। क्या मतलब बेटा? एटलीस्ट 3 कैरेक्टर, यानी कि कम से कम 3 कैरेक्टर का वर्ड है तब भी आपका ये मैच हो जाएगा। अगर आपका 4 कैरेक्टर का वर्ड है तब भी मैच हो जाएगा, 5 पर भी, 6 पर भी, 7 पर भी। बट कम से कम जो है हमारे 3 कैरेक्टर होने चाहिए। कितने कैरेक्टर होने चाहिए? 3 कैरेक्टर होने चाहिए। नेक्स्ट इज, अब इसका सिंटेक्स कैसे हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, ध्यान से समझ जाओ। देखो, अगर आप चाहते हो कि रोल नंबर आपको उन्हीं बच्चों का चाहिए जिनका डिटेल्स, फॉर एग्जांपल जिनका फर्स्ट डिजिट 1 है, या ये मैं कह सकता हूँ कि आप चाहते हो 1 का 10 का, ठीक है, या इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या कि आप 10 से 19 तक के अगर डिस्प्ले कराना चाहते हो तो हम कैसे कराएंगे। सिंटेक्स क्या रहेगा? सिंटेक्स रहेगा सिलेक्ट कॉलम नेम, जब सिलेक्ट कर लो 1 2 3 फ्रॉम टेबल नेम। अब देखो, हम चाहते हैं कि सिर्फ यही डिटेल्स आए, इसका मतलब हम एक कंडीशन लगाना चाहते हैं। जब कंडीशन लगाएंगे तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? वेयर का। किसका इस्तेमाल करेंगे? वेयर का। वेयर जिस कॉलम पे कंडीशन लगा रहे हो, जैसे मैं रोल नंबर लगा रहा हूँ तो मैं रोल नंबर लिखूंगा। लाइक क्योंकि हम जैसा पैटर्न आप चाहते हो, लाइक के बाद जैसा पैटर्न आप चाह रहे हो। अगर आप 1 से 10 से 19 तक रोल नंबर चाह रहे हो, इसका मतलब 1 हमारा फिक्स है और उसके बाद कुछ भी आए। ठीक है, 1 हमारा फिक्स है, उसके बाद कुछ भी आए, तो हमारा ये पैटर्न बन गया। तो हमने सिमिलरली क्या लिखा, देखो, सिलेक्ट नेम मार्क्स रोल नंबर फ्रॉम क्लास 12 वेयर रोल नंबर लाइक 1 एंड हमारा परसेंटेज सिंबल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बस स्टार्टिंग हमारी 1 से होना चाहिए, बाकी हमारा एंड में चाहे 2 हो 4 हो कुछ भी मतलब नहीं है। अब ये हमारा क्या है कि जब आपका ये पैटर्न मैच करेगा तभी आपका जो है आउटपुट यहाँ पर जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, वही क्वेरीज हमारी आएंगी। इसका उल्टा होता है बेटा नॉट लाइक। नॉट लाइक का मतलब क्या है कि आपके डेटाबेस में से सिर्फ इसमें 10 और 19 वाले रोल नंबर नहीं आएंगे क्योंकि हमने नॉट लगा दिया है। ठीक है, इसका मतलब कि जब भी आपको ये पैटर्न मैच कर जाए तो आपको आउटपुट शो नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर नॉट लगा हुआ है। और इसमें क्या था? इसमें था लाइक, यानी आपको जब जब यही मिले, ऐसा पैटर्न मिले, तब आपको शो कर देना है। ओके, दैट इज। अब हम सर्चिंग फॉर नल समझ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से कर दूंगा मैं सर्चिंग फॉर नल। अगर आपको इसे ये चेक करना है कि इस कॉलम में कहीं पर नल है या नहीं है, तो वो आप कैसे चेक करोगे? सिमिलर है, बस आपको सिलेक्ट करना है उस कॉलम, क्या करना है? कॉलम को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट, फॉर एग्जांपल मैंने नेम सिलेक्ट कर लिया, रोल नंबर सिलेक्ट कर लिया, और आपकी किस टेबल में आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, मैं क्लास 12 में सिलेक्ट करना चाहता हूँ। अब हम करना क्या चाहते हैं? कुछ सर्च करना चाहते हो, मतलब ये कंडीशन लगा रहे तो वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करेंगे।
वेयर क्लॉज के बाद आप किस कॉलम में सर्च करना चाहते हो? मैं रोल नंबर में सर्च करना चाहता हूं, वेयर रोल नंबर इज नल, इज नल, इज नल। अगर आपके वो सारे रोल नंबर आ जाएंगे जहां पर रोल नंबर वाले कॉलम के अंदर, जहां पर इस रोल नंबर वाले कॉलम के अंदर अगर कोई भी आपकी नल एंट्री है तो उसका आपको नेम मिल जाएगा और आपको रोल नंबर वहां दिख जाएगा। ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है सब कुछ हम जानेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज आपको ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पर मिलते रहेंगे और इस सिलेबस खत्म होने के बाद में हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। शुरू करते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है? प्रेसिडेंस का मतलब है द प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, यानी कि कभी अगर एक बार मल्टीपल ऑपरेटर्स एग्जिस्ट करते हैं एक साथ, क्या होता है अगर कभी आपके मल्टीपल ऑपरेटर्स एक साथ पाए जाते हैं तो कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, या फिर ये कह सकते हैं हम कौन सा ऑपरेशन सबसे पहले परफॉर्म होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा इनका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। कौन डिसाइड करेगा? सब ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये हमारा नॉट है, इसके बाद हमारा यूनरी माइनस यूनरी बिट इन्वर्जन, देन हमारे ये आ जाते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस, लेस देन इक्वल्स टू, एंड, और ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, डबल इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट, एंड, और, एक्सऑर। तो ये सारे हमारे ऑपरेटर्स हैं। ओके, वैसे आपका क्वेश्चन में इनमें अभी बहुत ज़्यादा यूज नहीं आएगा, बस आपके एक टॉपिक था तो मैंने आपको बता दिया। जो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही मैं बताता हुआ चल रहा हूँ। और अगर आप में से किसी को भी एनएडी नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, वहां से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। वी हैव ऑर्डर बाई क्लॉज, दैट इज ऑर्डर बाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है, ध्यान से समझ लो, इस पर स्टार मार्क लगा लेना। इसमें करना क्या है आपको, अगर आप किसी भी चीज़ को, किसी भी टेबल को, किसी भी डेटा को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अगर आप सॉर्ट करना चाहते हैं, ऑर्डर कितने होते हैं? दो ही ऑर्डर पॉसिबल होते हैं, पहला है हमारा असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। दोनों में से किसी भी ऑर्डर में अगर आप करना चाहते हैं सो उसके लिए हम ऑर्डर बाई क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे इस्तेमाल करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले सिंटैक्स देखेंगे, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। क्या करना है, कॉलम नेम को आपको सिलेक्ट करना है, कहाँ से? फ्रॉम टेबल नेम। किस टेबल नेम से? जिस, यानी कि जो कॉलम आपका जिस टेबल में एग्जिस्ट करता है वो टेबल नेम लिखेंगे। देन वी विल यूज ऑर्डर बाई क्लॉज। किस क्लॉज का इस्तेमाल करेंगे? ऑर्डर बाई। अब जिस कॉलम को आपको ऑर्डर करना है, जिस कॉलम के डेटा को आपको ऑर्डर करना है, आपको उस कॉलम को लिख देना है। ओके, एंड इसके बाद आप आगे लिखोगे, आपको अगर असेंडिंग करना है तो ASC लिखेंगे, अगर आपको डिसेंडिंग करना है तो DSC लिखेंगे। एग्जाम्पल कुछ इस तरह है हमारे। फॉर असेंडिंग ऑर्डर क्या करेंगे हम? सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, ऑर्डर बाई, जिस कॉलम को आप सॉर्ट करना चाहते हो, कॉलम नेम, एंड अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो ASC लिखेंगे। क्या लिखेंगे? असेंडिंग के लिए है ASC। नेक्स्ट इज फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर सिंटैक्स, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, ऑर्डर बाई, किस कॉलम नेम से आप सॉर्ट करना चाहते हैं, सेम बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा? ASC की जगह आ जाएगा DESC। DESC का मतलब क्या है? DSC का मतलब है यहाँ पे आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या मतलब है यहाँ पे आपका? डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, अब आते हैं आज की वीडियो हमारे टॉपिक पे, दैट इज MySQL फंक्शंस। कौन कौन से आपके फंक्शंस हैं जो कि आपके यूज में आपके आने वाले हैं, आप उनको एक बार देख लीजिए। अब फंक्शन क्या होता है? सबसे बड़ा सवाल, अगर तुमने प्रोग्रामिंग पढ़ रखी होगी तो आपको पता होगा फंक्शन क्या है। एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, अगर हम बार बार उनको यूज करते हैं तो हम उनको सिमिलरली एक फंक्शन का नाम दे देते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या है? अ फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ प्री डिफाइंड कमांड सेट दैट परफॉर्म सम ऑपरेशन एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। फंक्शन हमेशा क्या करेगा? फंक्शन हमेशा आपको एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा। अब डिपेंड भी करता है कि फंक्शन कैसा है, उस हिसाब से फंक्शन आपकी वैल्यू को रिटर्न करेगा। सबसे पहले स्ट्रिंग फंक्शन वो फंक्शन है जो कि आप स्ट्रिंग्स पर लगाओगे और स्ट्रिंग के साथ में काम कर रहे हैं। सो अभी क्या कर रहा है? सबसे पहले हमारे पास है कैर फंक्शन। क्या फंक्शन है? कैर फंक्शन क्या करता है?
इट रिटर्न्स द करेक्टर फॉर ईच इंटीजर पास। आपने जो भी इसको वैल्यू दोगे, जो भी आप इंटीजर दोगे, उसका ये आपको करेक्टर दे देगा। क्या दे देगा? आपको करेक्टर दे देगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव कनकैट। अब ये कनकैट क्या करता है? हमने प्रोग्रामिंग में पढ़ा था कनकैटिनेशन। कनकैटिनेशन क्या होता है? एक ऑपरेशन होता है स्ट्रिंग्स के साथ में, और करता क्या है? वो दो स्ट्रिंग्स को ऐड करता है। सेम काम हमारा यहाँ पे हो रहा है, दैट इज इट एड्स टू और मोर स्ट्रिंग टुगेदर। अब कैसे करना है आपको, ध्यान से समझो। सिलेक्ट, सिलेक्ट लिखा हमने, कनकैट फंक्शन लगाया यहाँ पर। अब कनकैट में क्या करते हैं? दो स्ट्रिंग या फिर दो से ज्यादा स्ट्रिंग्स को ऐड किया जाता है। तो हमने नेम और एग्रीगेट को हमने ऐड किया एज नेम एंड नेम और मार्क्स। तो क्या होगा? एक कॉलम यहाँ पर बन जाएगा नेम मार्क्स नाम का, ठीक है। और जो वैल्यूज नेम की होगी और एग्रीगेट की होगी, वो दोनों ऐड होकर के इस कॉलम में आपका डेटा जो है वो आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? इस कॉलम में आपका डेटा आ जाएगा। गॉट इट और नॉट? ओके, होप यू गॉट इट। फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, अब देखो ये, और ये हमने क्या किया? हमने कंडीशन बेस्ड कनकैटिनेशन किया है। दैट इज फ्रॉम वेयर एज इक्वल्स टू 14 और एज इक्वल्स टू 16। या तो किसी स्टूडेंट की एज 14 होनी चाहिए, या फिर किसी भी स्टूडेंट की एज 16 होनी चाहिए। वी हैव मोर फंक्शंस, लोअर फंक्शन और एल केस। तो ये क्या करेगा? आप इसको जो भी आप हमारा नेम होगा, जो भी हमारे कैरेक्टर्स होंगे, उसको ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट करेगा? लोअर केस में। नाउ इट इज सब स्ट्रिंग और सब str। नेक्स्ट इज अपर केस। अपर केस क्या करेगा? आपका कन्वर्ट करेगा अपर केस में। ओके, दैट नेक्स्ट इज ट्रिम। ट्रिम फंक्शन क्या करेगा? इट रिमूव्स लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस। लीडिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग से, और ट्रेलिंग का मतलब होता है एंड में। जो आपके एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगे उसको ये डिलीट कर देगा। नेक्स्ट इज लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन क्या करेगा? ये आपकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बताएगा कि आपकी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी है। गॉट इट? नेक्स्ट वी हैव न्यूमेरिक फंक्शंस। न्यूमेरिक फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन है मोड फंक्शन। अब मोड फंक्शन क्या करेगा? ये आपका रिमाइंडर आपको वापस करेगा। क्या वापस करेगा? रिमाइंडर। ओके, और इस मोड को हम मॉड्यूलस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? मॉड्यूलस। जैसे प्रोग्रामिंग हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर था ना, वैसे ही हमारा यहाँ पर भी है। अब इसे यूज कैसे करना है? देखो, सेलेक्ट मोड ऑफ पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू। तो ये क्या करेगा? ये 11 को 4 से डिवाइड करेगा। तो जो हमारा आंसर, जो हमारा रिमाइंडर बचेगा, वो हमारा आंसर में आ जाएगा। आंसर हमारा क्या आएगा बताओ जल्दी? 4 2 8, हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 3। तो अभी आंसर 3 किस तरह आएगा? यहाँ पे मॉड्यूलस लिखा हुआ है। सो आपका कुछ इस तरह से मॉड्यूलस लिख के आएगा, और आपका 3 आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा। गॉट दिस? नेक्स्ट इज पावर फंक्शन। पावर और POW। तो ये क्या करेगा? इट रेजेस अ पावर ऑन अ नंबर। अगर आप किसी भी नंबर पे पावर लगाना चाहते हैं तो पावर फंक्शन का इस्तेमाल करें। जैसे मैंने लिख दिया पावर ऑफ 2,3। तो 2,3 का मतलब क्या होगा? 2 के पावर 3, दैट इज इक्वल्स टू 8। दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? इट इज इक्वल्स टू 8, और आपका आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट फंक्शन इज राउंड। देखो, मोस्ट ऑफ द फंक्शन के नेम्स हैं वो खुद ही बता रहे हैं कि हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है। राउंड फंक्शन क्या करेगा? आपकी जो वैल्यू है उसको राउंड ऑफ कर देगा, राउंड ऑफ टू अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ डिजिट्स। दैट इज, अगर आपने लिखा यहाँ पर 1, आपने लिखा सिलेक्ट, राउंड फंक्शन लगा दिया है, हमने लिखा है 15.193। क्या लिखा है? 15.193, और कॉमा में हमें लिखना है कि हमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो मैंने यहाँ 1 दे दिया। तो यहाँ पे क्या होगा? ये 1, यानी कि आपका यहाँ पर राउंड ऑफ होने के बाद में ये आपका हो जाएगा 15.2। आपको डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू चाहिए? ओके, गॉट दिस? हाँ भैया, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। काफी फंक्शंस हैं। साइन फंक्शन हो गया। साइन फंक्शन क्या करेगा? आपके नंबर का साइन बताएगा कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। SQRT का मतलब है स्क्वायर रूट। और ये बात ध्यान रख लेना कि ये एक नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट आपको वापस करता है। इट रिटर्न्स अ नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट। नेक्स्ट वी हैव ट्रंकेट। दैट इज ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या करेगा? ध्यान समझो। इट रिटर्न्स न्यूमेरिक एक्सप्रेशन 1 truncated to expression 2 decimal places. If expression 2 is 0,
देन द रिजल्ट विल हैव नो डेसिमल पॉइंट। यानी कि इसका मतलब साफ साफ ये है कि अगर आपने 15.79, 1 लिखा है, तो अगर हम इसको एक्सप्रेशन नंबर 1 माने, कॉमा एक्सप्रेशन नंबर 2 माने, तो सिंपली आप इसको ऐसा समझ लो कि ये इस वाली वैल्यू को सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ 1 डेसिमल पॉइंट तक ही शो कर रहा होगा। अगर आपने यहाँ पर 0 कर दिया, क्या कर दिया, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ मैंने 0 लिख दिया, दैट इज जस्ट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, ओके वी आर बैक। दैट इज अगर मैंने यहाँ लिखा 115.79, 0, तो ये क्या करेगा, आपका डेसिमल पॉइंट हटा देगा, आपका आंसर सिर्फ आएगा 15। क्या आंसर आएगा आपका, आपका आंसर इसमें आना चाहिए 15। ओके, बाकी हम बात करेंगे डेट टाइम फंक्शंस के बारे में। एक बार मैं ट्रिंकेट और देख लेता हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगा। कोई भी अगर चेंजेस होंगे तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। ओके, डेट एंड टाइम। अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, करंट डेट, CUR डेट। और करंट डेट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, करंट डेट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपके फंक्शन है। क्या करता है, इट रिटर्न्स द करंट डेट। कैसे इस्तेमाल करना है, सिलेक्ट करंट डेट। ओके, नाउ इस तरीके से आपका डेट फंक्शन हो गया, मंथ, ईयर। सबसे इंपॉर्टेंट दो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताता चल रहा हूँ। नाउ फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न्स द टाइम एट विच द फंक्शन एग्जीक्यूट। जिस टाइम पर हमने ये फंक्शन को एग्जीक्यूट करा है वो आपको टाइम बता देगा। सिस्टम डेट, सिस्टम डेट किसका मतलब क्या है, ये आपको करंट डेट और टाइम, जो सिस्टम का टाइम है वो आपको दे देगा। अब बात करते हैं एग्रीगेट फंक्शंस की। एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं, वो फंक्शन जो कि हमेशा एक ग्रुप पर लग रहे होते हैं। क्या होते हैं, ग्रुप पर लगते हैं। सबसे पहला है हमारा डिस्टिंक्ट फंक्शन। और देखो यहाँ समझो, डिस्टिंक्ट और ऑल का पहले मतलब समझ लो, क्योंकि हम इसको आगे इस्तेमाल करने वाले हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि जब आपको सभी डुप्लीकेट वैल्यूज हटा देनी है, क्या करनी है आपको, डुप्लीकेट वैल्यूज हटा देनी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिख लेता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ डिस्टिंक्ट ऑफ सिटी, क्या लिखा मैंने, डिस्टिंक्ट ऑफ सिटी लिखा, और मान लो मेरे सिटी में अगर दिल्ली दिल्ली और आगरा है, अगर मैं इसमें काउंट करना चाहूँ कि इसमें कितनी एंट्रीज हैं, तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगने के बाद यहाँ पर सिर्फ 2 एंट्रीज आएंगी, बिकॉज दिल्ली हमारा 2 बार आ रहा है। दिल्ली हमारा कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। गॉट दिस। नेक्स्ट इज ऑल। ऑल का मतलब क्या है, ऑल का मतलब ये है कि आपको सारी वैल्यू कंसीडर करनी है, आपको डुप्लीकेट वैल्यूज को भी इंक्लूड करना है। क्या करना है, डुप्लीकेट वैल्यूज को भी हमें इंक्लूड करना है। नंबर 1 इज एवरेज। इट विल गिव यू द एवरेज ऑफ द गिवन डेटा। आपने जो भी डेटा दिया है उसका ये आपको एवरेज देगा। फॉर एग्जाम्पल इस्तेमाल कैसे करेंगे, देखो सिलेक्ट एवरेज ऑफ सैलरी, तो हमने क्या लगाया है, सैलरी का एवरेज लगाया है। ठीक है, तो ये आपको सभी की सैलरी काउंट करके डिवाइड करके आपको एक आंसर शो कर देगा। नंबर 2 इज काउंट। ये क्या करेगा, इट विल काउंट द नंबर ऑफ रोज इन अ गिवन कॉलम। एक कॉलम में कितने नंबर ऑफ रोज हैं ये आपका काउंट करेगा और आपको शो कर देगा। ओके, सो सिमिलरली दैट इज सिलेक्ट स्टार, अगर मैंने लगा दिया यहाँ पर काउंट स्टार, तो दैट इज इट विल एड एवरी एंट्री इन द टेबल। ओके, तो ये क्या करेगा, ये आपकी पूरी जो पर्टिकुलर आपने सिलेक्ट काउंट स्टार किया है ना। ओके, ओके, इट विल गिव्स द नंबर ऑफ रोज इन अ गिवन कॉलम। ठीक है, नंबर ऑफ रोज आपकी इसमें बता देगा। नेक्स्ट इज सिलेक्ट काउंट ऑफ जॉब। तो जॉब में आपके जितने भी आपके जॉब वाले कॉलम में नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी ये आपकी बता देगा। नेक्स्ट इज सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट जॉब। तो डिस्टिंक्ट जॉब में से क्या करेगा, आपकी डुप्लीकेट एंट्रीज है उसको हटा करके ये आपकी सारी काउंटिंग कर लेगा। नेक्स्ट इज मैक्स। मैक्स फंक्शन क्या करेगा, आपको मैक्सिमम वैल्यू दे देगा।
कैसे लगाना है, सिलेक्ट मैक्स सैलरी, तो आपकी सैलरी वाले कॉलम के अंदर जो भी मैक्सिमम सैलरी होगी वो आपकी आउटपुट में आ जाएगी, वो आपकी क्या होगी, आउटपुट में आ जाएगी। नेक्स्ट इज नंबर 4, दैट इज इट रिटर्न्स मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम फंक्शन तो क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा, अपोजिट टू मैक्सिमम। नेक्स्ट इज सम फंक्शन। सम फंक्शन क्या है, इट रिटर्न्स द सम ऑफ द गिवन कॉलम। अगर आपने किसी पर्टिकुलर कॉलम पे सम फंक्शन लगा दिया तो आपको क्या देगा, वो पूरा सम करके आपको दे देगा सारी वैल्यूज का। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए, इन क्वेश्चंस को आप मेक श्योर सॉल्व जरूर करिएगा, ये आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाले हुए हैं, तो वो आप सॉल्व कर लेना। फुल फॉर्म कुछ के याद कर लो, SQL, DDL, DML, TCL के, एंड व्हाट इज डमी टेबल और डुअल टेबल, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मार्क कर दे रहा हूँ आपका, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पूछा जा चुका है। इट इज डिफरेंट बिटवीन कर एंड वर्कर, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर व्हाट इज टपल, एंड डिफरेंस बिटवीन कार्डिनलिटी एंड डिग्री, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको ये आपसे पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। ओके, व्हाट आर कमेंट्स नाउ। SQL क्वेरीज को आप देख लेना। ओके, क्वेरीज को आप देख लो थोड़ा सा, और इनसे आपको ये क्वेरीज देखो, दो टाइप से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है कि इस तरह आपको लिखना होता है। फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन है टू सिलेक्ट अ कॉलम वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 100, ठीक है, जहां पर आपके मार्क्स ग्रेटर देन 100 है, वहीं आपको क्या है, सिलेक्ट करना है। ठीक है, डिस्प्ले ऑल द नेम्स एंड मार्क्स वेयर आपको देखो नेम डिस्प्ले कराने हैं, मार्क्स डिस्प्ले कराने हैं जहाँ पे आपके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं। दूसरा कोई दो टाइप क्या होता है, दूसरा टाइप ये होता है कि आपको क्वेरी दे दी जाती है, ठीक है, और आपको उसका आंसर लिखना होता है। और पहला टाइप क्या हो गया हमारा, पहला टाइप हमारा ये हो गया कि आपको एक प्रॉब्लम दी जाएगी इस तरीके से, आपको इसकी क्वेरी लिखनी होगी। ओके, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं पेपर के अंदर। नेक्स्ट इज सॉल्व 5 क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेबल पैटर्न। तो आप जितने भी हमारे पैटर्न वाले क्वेश्चन थे इस तरीके से, इनको भी आप थोड़ा सॉल्व कर लेना। बाकी जैसे ही हमारा सिलेबस खत्म होगा और आप लोगों के सपोर्ट के बेसिस पर हम इस चैनल पे अपना पूरा एक चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, आज की वीडियो में इतना ही, लेक्चर में इतना ही। मेक श्योर अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत सारे बच्चे वीडियोस देखते हुए चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप चैनल को सपोर्ट दिखाएं ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा कंटेंट जो है लेके आता रहूँ।